वो मतलब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको थोड़ा सा 2-4 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग बताइए कि एक पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो चर्चा में रहा है, परिसीमन। अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा इसको लेकर के, दक्षिण के राज्य और उत्तर के राज्यों में विवाद भी रहा है। क्या है इसके बारे में, क्या जानते हैं आप लोग? बस ये टू वेज कम्युनिकेशन रहेगा हम लोगों का। बस इस पे एक आप लोगों को ओवरऑल आइडिया है कि नहीं, बस ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर नहीं है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों के पास भी होगा। बताइए ऋचा, सचिन, अश्विनी, नीरज। सर, डीलिमिटेशन कमीशन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी या स्टेट लेजिस्लेटिव की कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिफाइन करने के लिए गठित की जाती है टाइम टू टाइम। और राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं जरूरत के अनुसार। और अब तक 4 बार डिलिमिटेशन हो चुका है, 1951, 61, 71 और लास्ट 2001 में। और लास्ट 2001 में जो डिलिमिटेशन हुआ था उसने नेक्स्ट डिलिमिटेशन को 2026 तक के लिए क्लोज कर दिया था। तो ये है डिलिमिटेशन को लेके सर। हाँ ठीक है। और ये इसका विरोध क्यों हो रहा है? सर, डिलिमिटेशन को लेके विरोध इसलिए है क्योंकि जनसंख्या के आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को की का परिमार्जन किया जाता है। तो जिसकी जितनी जनसंख्या उतना ज्यादा वोटिंग, उतने ज्यादा विधायक या एमपीज होते हैं। तो साउथ की चूंकि जनसंख्या कम है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम होती है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम होते हैं। और नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार में जनसंख्या ज्यादा है, तो उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर ज्यादा हैं, तो एमपीज ज्यादा हैं। तो साउथ के स्टेट्स का इसको लेके कहना है कि चूंकि फिर से डिलिमिटेशन होने की बात हो रही है, तो उनका कहना है कि अगर फिर से जनसंख्या के हिसाब से डिलिमिटेशन होगा तो सदर्न स्टेट्स जिन्होंने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पे काफी बेहतरीन काम किया है, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, वो या तो ऑलमोस्ट वही रहेगा या डिक्रीज हो जाएगा, और नॉर्दर्न स्टेट्स का और ज्यादा हो जाएगा। तो अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर सदर्न स्टेट्स इसका विरोध कर रहे हैं। गुड। इसका एक और पहलू है, जैसे डिलिमिटेशंस के बाद जो है लोकसभा की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिसका आधार जनसंख्या होगा। क्या राज्यसभा की सीटें भी प्रभावित होंगी क्या? बताइए कोई लोग। अश्विनी, सचिन, नीरज। ऋचा बहुत अच्छा बताई हैं। क्या राज्यसभा की सीटों पे इसका इफेक्ट होगा? सर, डायरेक्टली तो नहीं होगा, पर इसे मैं इस तरह से देखती हूँ कि राज्यसभा के मेंबर्स का जो चुनाव है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एमएलएस करते हैं। और डिलिमिटेशन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी होगा तो उसमें भी नंबर घट बढ़ जाएगा, और पॉपुलेशन के हिसाब से अगेन सदर्न स्टेट्स में एमएलएस की संख्या या तो कांस्टेंट रहेगी या घट जाएगी, और वाइस वर्सा नॉर्दर्न स्टेट्स में बढ़ जाएगी। तो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट राज्यसभा के होंगे वो सदर्न स्टेट से घट जाएंगे, एज फार एज अंडरस्टैंड। घटेंगे नहीं, घटने की संभावना कम है, पर वो उनका जो है संख्या बढ़े या ना बढ़े, पर जो नॉर्दर्न स्टेट है उसकी संख्या राज्यसभा में बढ़ जाएगी, उनकी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। तो एक का बढ़ना दूसरे को स्वयं ही अपने आप में वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इसका विरोध हो रहा है। बहुत अच्छा। एक ओवरऑल आइडिया आप लोग, इसका मतलब है कि पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। तो वही है, कुल मिला के जो यही है कि जो प्रत्येक जनगणना, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 82 है, अनुच्छेद 82, वो क्या कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो है संसद एक परिसीमन कानून बनाएगी, अधिनियम बनाएगी। और उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा, उस अधिनियम के तहत एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका काम होगा कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन। जनसंख्या जिसका आधार क्या है, वो जनसंख्या है।
तो इसी में दक्षिण के राज्यों का विरोध रहा है कि एक तो उनका विरोध रहा है कि जो जनसंख्या का आधार है इसको थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है या इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और दूसरा उनकी माँग रही है कि 2026 ही क्यों? 2026 की जगह जो है 2031 में कराया जाए, जो डिलिमिटेशंस है, ताकि उनको इस मसले पे अपनी तैयारी करने का पूरा मौका मिले। और इस बीच केंद्र सरकार भी एक नए फ़ॉर्मूला वो अपना सके तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो क्या होगा? उत्तर के राज्य और दक्षिण के राज्यों में संतुलन बनाने का काम करेगा। परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं। आबादी के आधार पर जो है देश तथा राज्यों में बांटे गए जो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र है, उन सब क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन डिलिमिटेशंस को अपनाया जाता है। बाकी ठीक है, आप लोगों ने ओवरऑल आइडिया यही है। बस इसको ये है, अगर न्यूज़पेपर में आता है तो इसको पढ़ते रहना है। अभी जो है एक दक्षिण के राज्यों ने क्या कहा था कि हमें पॉपुलेशंस को बढ़ाने की ज़रूरत है ना? वो खुल करके आ रहे हैं। उनका एक तर्क है कि जब सरकार की जो पॉलिसी थी कि हमें परिवार नियोजन को लागू करना है, हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना है, हमें देश की आर्थिक विकास में भागीदारी करना है, तो उत्तर के राज्यों की तुलना में दक्षिण के राज्यों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस मसले पे देखें तो उन्होंने आबादी को कंट्रोल किया है, अपनी आबादी को स्किल किया है, शिक्षित किया है, आर्थिक रूप से इंडस्ट्रियल लेवल पे देखें तो उनका विकास नॉर्थ की तुलना में साउथ का बहुत अच्छा है, बेहतर है। तो उन लोगों को लगता है कि हमारे जनसंख्या मात्र कम होने से हम लोगों का प्रतिनिधित्व जो है संसद में घटेगा। अगर प्रतिनिधित्व घटेगा तो इसका नुकसान भी हम दक्षिण के राज्यों को ही भुगतना होगा, न कि उत्तर के राज्यों को। बल्कि उन्होंने तो सरकार की जो उद्देश्य है, जो मंशा रही है, उसको लागू भी नहीं किया है। आबादी को भी बढ़ाया है, वो आर्थिक रूप से पिछड़े भी हैं, संसाधनों का सबसे ज़्यादा उपयोग भी वही करते हैं और राजनीति पकड़ भी उन्हीं की होगी। तो ऐसे में दक्षिण के राज्यों की उपेक्षा होना थोड़ा-सा जो है इसकी संभावना बनी रहेगी। इसीलिए वो उनका विरोध करते हैं। खैर देखिए सरकार इस मसले पे क्या डिसीज़न लेती है। हालाँकि जनगणना होगी तो सरकार परिसीमन करने के लिए बाध्य है। पर देखते हैं, ये एक ज्वलंत मुद्दा है, इस पे चर्चाएँ चलती रहेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आता है, देखते हैं इसमें। ठीक है, तो आज का टॉपिक मूव किया जाए। हमने राष्ट्रपति जी को लेकर के चल रहे थे। आज उनसे संबंधित हम लोग लास्ट टॉपिक ही देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर जुडिशरी की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास से। क्या बढ़ा जाए आगे? मैं सर इसका ऑडिबल हूँ ना वे आप लोग? फॉरवर्ड क्या होगा सर? हाँ, हाँ। सर इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हम लोग के अकॉर्डिंग? हम लोगों के अकॉर्डिंग जो वे फॉरवर्ड होगा, वो तो संविधान के जो प्रावधान है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों का वे फॉरवर्ड होगा। हम लोगों का वे फॉरवर्ड अगर 1-2 वाक्य में आप सेंटेंस में सुनना चाहते हैं तो हम यही बोलेंगे कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए एक संतुलित फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है, ताकि दक्षिण और उत्तर के राज्यों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाए और संविधान का जो मूल उद्देश्य है उसके अनुरूप शासन को संपूर्ण राज्य क्षेत्र में उसके शासन को सुनिश्चित किया जाए। बाकी और सारे वे फॉरवर्ड आएंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट इस मसले पे अलग अलग अपनी राय बताते हैं, तो देखते हैं ये भी चलेगा। इस मसले पे हम लोग एक और क्लास करेंगे। एक करंट अफेयर्स का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान को ही आधार बनाना है। जहां कोई भी कंफ्यूजन हो, संवैधानिक जो प्रावधान है उसको आधार बना करके वे फॉरवर्ड रखेंगे।
कभी ये नहीं कहेंगे कि उत्तर के राज्यों की उपेक्षा की जानी चाहिए या दक्षिण के राज्यों की उपेक्षा की जानी चाहिए। हाँ, आधार जनसंख्या है तो इसको भी छोड़ नहीं सकते, इसमें बदलाव करने का अधिकार संसद को है, पर ये इतना महत्वपूर्ण है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे मतलब चेंज करना तो बहुत मुश्किल है। उत्तर के राज्य मानेंगे नहीं, अभी दक्षिण के राज्य खड़े हैं अगेंस्ट में, इसमें चेंज होगा तो उत्तर के राज्य सारे खड़े हो जाएंगे, और पॉलिटिकल माइलेज तो उत्तर राज्यों का ज्यादा प्रभाव है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। राष्ट्रपति जी से संबंधित हमारा लास्ट टॉपिक होगा कि संविधान संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति जी की क्या भूमिका है। क्या आप लोग बताएंगे पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सचिन, आपसे प्रश्न है, राष्ट्रपति जी संविधान संरक्षक की भूमिका में कहाँ तक सफल हुए हैं? कौन कौन से प्रावधान है जो संविधान संरक्षक की उनकी भूमिका को जो है वो निर्धारित करता है? कुल मिलाकर के उनकी अगर मैं हिंट देना चाहूँ तो उनकी शक्तियों से संबंधित है। राष्ट्रपति जी कौन कौन सी शक्तियां यूज कर रहे हैं, बताइए कुछ। राष्ट्रपति कूटनीति आर्टिकल शक्ति। आर्टिकल 53 के तहत सर सबसे पहले तो कार्यपालिका के प्रधान रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। उसके बाद 74 के तहत सर उनके लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके अनुसार जिससे वो परामर्श लेकर शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और आर्टिकल 75 के तहत सर लोकसभा जो होगा वो मतलब राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। और आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद का कार्य करेंगे। और उसके बाद सर 42 अमेंडमेंट के तहत सर उनको तो मतलब किसी भी विधेयक पर बाध्यकारी बनाया गया था, लेकिन वही 44th अमेंडमेंट के तहत उनको सर पुनर्विचार के लिए शक्ति दी गई थी। वही सर राष्ट्रपति की बहुत सारी वैवाहिक शक्तियां हैं जो उनको मतलब सबर स्टैंप के रूप में नहीं स्थापित करती है। जैसे मान लीजिए सर बहुमत अगर कोई सरकार नहीं साबित कर पाती है तो वो विवेक के आधार पर सरकार आमंत्रित करने के लिए, सरकार गठन के लिए आमंत्रित करते हैं। और वहीं अगर कोई लोकसभा में अपना अविश्वास प्रस्ताव को मतलब उसको डर है कि मतलब विश्वास साबित नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर भी सर वो विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उसको सहयोग करेंगे। बिल्कुल, और बहुत जरूरत पड़ने पर सर मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उस संदर्भ में सर वो जो बहुमत जो व्यक्ति सरकार गठन करने या बहुमत साबित करने के मतलब पक्ष में है, जो मतलब जिसके पास क्षमता है, तो उसको वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। और वहीं सर अगर लोकसभा जैसे विघटन हो जाता है, नई लोकसभा गठन से पहले जो पुरानी लोकसभा है, तो पुरानी लोकसभा अगर मान लीजिए सर कोई भी विधेयक या कोई भी सुझाव देती है जो कि अपने चुनाव के हित से संबंधित हो, तो राष्ट्रपति अपना विवेक शक्ति प्रयोग करके उस सुझाव को मानेगी या नहीं भी मानेगी। वहीं सर आर्टिकल 103 के तहत अगर जो चुनाव आयोग जो है किसी भी सदस्य की अहर्ता के संबंधित में कोई सुझाव देता है, तो राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो अंतिम है कि उसको उसके अहर्ता के संबंधित वो सुझाव माने या नहीं माने। जी, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सारे पॉइंट्स आपने बता दिए। ठीक है, वही है, देखिए जैसे राज्यों में राज्यपाल को लेकर के विवाद रहता है, वैसे ही राष्ट्रपति जी की शक्तियों और उनके अनुप्रयोग
और संविधान संरक्षक के एक भूमिका को लेकर भी एक कभी-कभी विवाद देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है। इसमें क्या होता है कि सरकार का जो है मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजन हम लोग देखते हैं, जैसे कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया और न्यायपालिका हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति जो संविधान संरक्षक के रूप में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब ये आर्टिकल 60 में जब शपथ लेते हैं, तो इनका औथ ही होता है संविधान के परिरक्षण और उनके संरक्षण से संबंधित मसलों पे ये अपना शपथ लेते हैं। तो इनकी भूमिका तो महत्वपूर्ण हो ही जाती है। साथ ही उसमें क्या होता है कि राज्यों में अगर कभी संवैधानिक समाधान की बात की जाती है, या राज्यों में जो है अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति होती है या वहाँ के सरकार विधानसभा का विघटन होता है, तो वैसे राज्य क्षेत्रों में संविधान का शासन सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहाँ संविधान के अनुरूप जो संविधान के लक्ष्य है, जो संविधान के मूल आदर्श है, उसको स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अपने एक जो क्या बोलते हैं, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल, उनके द्वारा शासन सुनिश्चित करते हैं। उसी प्रकार आर्टिकल 200 जानते ही हैं, संविधान संरक्षक के रूप में उसका भी इस्तेमाल राज्यपाल किसी भी राज्य सूची पर बने विषयों को सहमति के लिए, राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसको आरक्षित कर लेते हैं। तो ऐसे मसलों पे क्या होता है, राष्ट्रपति जी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे विधेयक पर सहमति देते हैं। हालांकि सहमति देना, उसको पुनर्विचार के लिए भेज देना, ये उनकी विवेकाधीन शक्तियां हैं। कुछ हद तक विवेकाधीन शक्तियों की चर्चा की, जैसे नीतीश अभी बता रहे थे कि अगर शैडो गवर्नमेंट है, अगर प्रधानमंत्री जी ने रिजाइन कर दिया है और चुनाव होने की संभावना है, तब तक ये एक कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद है, अगर वो काम करती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी की विवेकाधीन शक्तियां बहुत ही प्रभावी होती है। वो उस मंत्री परिषद के द्वारा भेजे गए किसी बिल या जो विधेयक है उस पे सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होते। लेकिन अगर नॉर्मल, अगर अस्थाई सरकार है, उसके अकॉर्डिंग फिर किसी विधेयक को भेजा जाता है, तो इस पे उनकी बाध्यता होती है। हालांकि इससे जो 24वां संविधान संशोधन था, उसमें क्या किया गया था कि उनको पूर्ण रूपेण बाध्यकारी बना दिया था। लेकिन बाद की सरकार, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तब उन्होंने विचार किया कि ऐसे तो राष्ट्रपति को हम लोगों ने क्या बना दिया, एक रबर स्टैंप की तरह बना दिया कि हमने कुछ भी संसद से पास करके, सदन से पास करके भेजा, तो उस पे उनकी सहमति मतलब देने के लिए बाध्य बना दिया। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ, तो उनके साथ थोड़ा सा लिबरल बिहेव, मतलब लिबरल अप्रोच को अपनाया गया, और वहां पे जो है आर्टिकल 74 एक परंतु जोड़ा गया और उनको एम्पावर किया गया कि वो किसी विधेयक पर अगर वो चाहे तो पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज सकते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज नोट करेंगे कि वो पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे धन विधेयक को नहीं भेजेंगे। धन विधेयक और संविधान संशोधन से संबंधित जो बिल है, उस पे उनकी बाध्यता रहती ही है, उसको नहीं लौटाएंगे। इसी प्रकार अगर आर्टिकल 143 क्या कहता है, 143 कहता है कि अगर विधि का कोई सार्वजनिक, विधि का कोई सार्वजनिक प्रश्न है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकते हैं, उस मसले पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो परामर्श होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श होगा, वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात यहाँ पे किसकी सुपरमेसी दिखती है, सर राष्ट्रपति की।
सर हाँ एक एक्सेप्शन है, बाध्यकारी इस परिस्थिति में होगा जब कोई पुराना, जैसे कि कोई डैम वगैरह को रिव्यू करना है, आजादी से पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उस पे अगर राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति को अगर सलाह देते तो उसको मानना पड़ेगा। नहीं, दोबारा बोलिए, मैं क्लियर नहीं हुआ ये। सर इसमें एक प्रावधान है, जो पुराने रजवाड़े वगैरह थे, तो अब तो इंदिरा गांधी द्वारा पेंशन को खत्म कर दिया गया, और इसमें हम्म एक ये भी प्रावधान है जो कि आजादी से पहले जो कि डैम था, हम्म। उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, अगर उस पर कोई डिसीजन देना हो तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। तो अब वो राजवाड़े खत्म, वो सब प्रिवी पर्स वगैरह का जो सब मामला था, राजवाड़े खत्म वो हो सब। गए, लेकिन जो डैम से रिलेटेड अभी भी चलता है तो मानना ही पड़ता है। एम लक्ष्मीकांत में है दिया हुआ। हाँ ठीक है, तो उसके लिए तो है ही ना, 42वां संविधान संशोधन करने के पीछे अगर, तो वही उद्देश्य है ना कि एक बार अगर, ठीक है, बाध्यकारी पहले तो पूर्ण रूपेण बाध्यकारी था, लेकिन एक बार उनको लौटा सकते हैं अब सदन को, फिर दोबारा भेजे जाने पर तो बाध्यकारी हैं ही। तो इसीलिए उनपे प्रश्न उठता है कि फिर इतनी बाध्यकारी है तो क्या वो संविधान संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाते हैं? तो कुछ लोगों का मानना है कि वो नहीं कर पाते। तो वास्तव में कौन करता है संविधान संरक्षक की भूमिका का निर्वहन? तो वो करता है हमारे देश की न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन? देश की न्यायपालिका में सामान्य रूप से कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो वो कैसे करते हैं? कहते हैं कि व्यवहारिक धरातल पर तो न्यायपालिका ही नहीं करती है। तो न्यायपालिका करती है कैसे? तो अनुच्छेद हम लोग 13 पढ़ते हैं। 13 क्या कहता है ना? कोई क्या भी कहता सर है? अगर विधेयक संविधान से परे हो, मतलब संवैधानिकतर हो, तो हम्म, उसे न्यायालय शून्य घोषित कर सकती है। हाँ, ये क्या है? विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो कोई भी विधि है या बिल है या कोई ऐसा कानून पास कर दिया गया, अगर वो संवैधानिक प्रावधानों के अधीन नहीं है तो उसको क्या है, नल एंड वॉइड कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है। तो एक संविधान संरक्षक की भूमिका के रूप में न्यायपालिका यहाँ पे सशक्त दिखाई देता है, अर्थात किसी भी विधि की वो क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, आर्टिकल 13(2) के तहत। और आगे चल के जो है यही जब मामला, जब क्या बोलते हैं, जो केशवानंद भारती बाद आया 1973 में, तब उस समय क्या कहा? उस समय उन्होंने मूल ढांचे की संकल्पना को प्रस्तुत किया और वहां पे कहा कि सरकार, जो संसद है, उसको संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, पर्याप्त शक्तियां हैं, कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन वो कानून संविधान की मूल भावना, जो संविधान के मूल ढांचा है, उसके भीतर न हो, उसके विरोध में न हो। अगर वैसा कोई कानून या अधिनियम या संशोधन किया जाता है तो वैसे अधिनियम को वो क्या कर देंगे, नल एंड वॉइड कर देंगे, वो निरस्त कर देंगे। अगर किया भी है, ऐसा कौन सा कानून है जिसको किया है? आप लोगों ने सुना होगा, एनजेएसए है ना, नेशनल जी, जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमिटी। अपॉइंटमेंट कमीशन। हाँ, जी। तो इसको जो है नल एंड वॉइड 2015 में कर दिया था इसको। क्यों क्यों किया था? क्योंकि इसमें जो न्यायपालिका की शक्ति है, सब इस मसले पे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो विधायिका है वो न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने का प्रयास कर रही है। वो न्यायिक नियुक्ति आयोग में वो संसद का वर्चस्व ज्यादा होता, जुडिशरी की शक्तियां कम होती, तो जुडिशरी के मामले में संसद, कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप ज्यादा होता, तो हमारे देश की न्यायपालिका कमजोर होती। जबकि देश की न्यायपालिका को सशक्त बनाया गया है और यही हमारे संविधान की मूल ढांचा है, तो इसके विरोध में किया गया कोई भी संशोधन या अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकती है। वैसे ही मसला आगे बढ़ा तो एक मेनका गांधी वाद था 1978 में, ये भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाद है, आप लोग याद रखेंगे इसको। इसमें क्या दिया था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को दिया था, है ना, विधि सम्यक प्रक्रिया, कि विधि तो बनाएगी ही, संसद है, विधायिका का काम ही है विधि बनाना, तो उस विधि बनाने का औचित्य क्या है ना? क्या वो विधि
किस हद तक संवैधानिक शासन को सुनिश्चित करता है, इसका परीक्षण करेगा देश की सर्वोच्च न्यायालय। इसी मसले पे आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 142 देखिए कि क्या होता है। न्याय के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कोई भी आदेश या निर्देश दे सकती है ना। अभी जो है ये गवर्नमेंट ये कौन सा अयोध्या मामले में भी निर्णय देते समय उन्होंने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था इसकी भी जब रद्द किया, और उसको रद्द करने में भी इन्होंने आर्टिकल 142 का ही इस्तेमाल किया था। और इन्होंने कहा था कि न सिर्फ यह बल्कि सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि ये इससे स्पष्ट नहीं होता है कि जो गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड है वो समान रूप से वितरित किए जा रहे हैं, और ये जो है किसी एक पार्टी को जो है फायदा पहुंचाने के लिए ही किया जा रहा है। अतः इसको निरस्त करते हुए उन्होंने इसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया था। अगर इसको हम वे फॉरवर्ड के रूप में लिखेंगे तो कभी जो है ना किसी एक पक्ष की ओर मुड़ेंगे नहीं। जैसे कि या तो राष्ट्रपति जी की इतनी आलोचना भी नहीं करनी है और न्यायपालिका की इतनी महिमा मंडन भी नहीं करना है, बल्कि अगर हम लोगों को अगर वे फॉरवर्ड देना होगा तो हम लोग देंगे सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति है राष्ट्रपति की तुलना में मजबूत है ना। इसे ही अगर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चूंकि संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शक्ति का प्रधान है, इसलिए संविधान जो संरक्षक की भूमिका है वो राष्ट्रपति जी न्यायपालिका के माध्यम से करते हैं। तो यह मुझे लगता है कि एक संतुलित वे फॉरवर्ड होगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति जी की आलोचना भी नहीं हुई और हमने न्यायपालिका का भी सम्मान करते हुए अपनी बातों को कह दिया है। आप लोग बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, समय से आ जाया कीजिएगा। क्या इस मसले पे और कोई बिंदु अगर आप लोग ऐड करना चाहेंगे कुछ? नेहा, अंकित, नीतीश तो बोले ही हैं, पवन? आगे बढ़ा जाए सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और एक और चीज, हमने राष्ट्रपति जी की बहुत शक्तियों का हमने वो जिक्र किया है। अभी राष्ट्रपति जी की वीटो शक्तियां जो है, क्या आप लोग अवेयर हैं इनके बारे में? जी सर, अध्यादेश सॉरी पॉकेट वीटो सर, अत्यांतकारी वीटो और निलंबन ऐसे करके एब्सोल्यूट वीटो, यूज हुआ है। पॉकेट वीटो और 3 बार अभी तक सर यूज हुआ है इसका। ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा सर लाया गया था डाक संशोधन विधेयक पे, उसके बाद बैंक अधिनियम पे लाया गया था, और उसके बाद हाँ वही है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की वीटो शक्तियों का वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट वीटो, जिसको हिंदी में आत्यांतिक वीटो, हालांकि हम लोग एब्सोल्यूट ही ज्यादा फेमस है, सस्पेंशन वीटो है, निलंबनकारी जिसको बोलते हैं, और तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल जो है अब तक एक बार ही किया गया था, वो डाक विधेयक के संदर्भ में जो है उस समय के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने 1986 में किया था। राष्ट्रपति द्वारा यह स्वेच्छा से प्रयोग किया गया वीटो शक्तियों का एक पहला मामला था, है ना। इसमें क्या होता है, पॉकेट वीटो में क्या होता है? पॉकेट वीटो सर कोई विधेयक अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। बिल्कुल, और इसमें समय सीमा का प्रतिबंध नहीं होता है और कोई पूछ भी नहीं सकता। बिल्कुल। और एक निलंबनकारी वीटो है, क्या है? सस्पेंशन वीटो। बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में वापस भेजते हैं।
एग्जैक्टली बिल्कुल। और ये आर्टिकल 42 से भी संबंधित है। इसका भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे हम लोगों ने राज्यपाल से संबंधित टॉपिक का डिस्कस किया था, तो के.आर. नारायणन राष्ट्रपति के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा किया कि जब बिहार और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात जब की गई और जब प्रस्ताव को राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया तो उन्होंने इसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया था। तो 1998 में सर, हाँ हाँ 99 में सर, 1996 फिर दोबारा जब भेजा गया तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। हाँ, तो उस समय क्या हुआ था कि यह अगर एक बार राष्ट्रपति जी के द्वारा अगर भेज दिया गया तो क्या होता है, वो चर्चा का विषय बन जाता है, न सिर्फ मीडिया में ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी। अगर चर्चा का विषय बन गया तो उस पर इतना चर्चा हो जाता है कि अगर सरकार को लगता है कि ये थोड़ा सा भी संवैधानिक प्रावधानों से इतर है या गलत हो रहा है तो दोबारा इसको नहीं भेजती। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, फिर सरकार जो पहले बनी हुई थी वो सरकार सस्टेन कर जाती है, बनी रहती है। हालांकि बाद में ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए तो जो सत्ता में होते हैं थोड़ा बहुत दुरुपयोग करते ही हैं, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। बट वही है कि राष्ट्रपति जी सस्पेंशन वीटो का जो है इस्तेमाल करते हैं। यह एकमात्र वीटो है जिसका इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। अदरवाइज पॉकेट वीटो तो अभी तक एक बार ही किया गया था 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा। और एक और वीडियो था जो है ना एब्सोल्यूट, इसके बारे में क्या है बताइए। हाँ ये बता रहे हैं क्या कोई, नेहा, रितु, आप लोग मैं ऑडिबल हूँ ना, बोलते रहिएगा आप लोग। हेलो, हाँ ठीक, ठीक है। जब किसी विधेयक पर जो है ना राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देता है तब विधेयक का क्या होता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये जो अनुमति नहीं देना है ना, इसे ही जो है एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। कि वैसे विधेयक पर राष्ट्रपति जी अपनी सहमति देते ही नहीं। सामान्यतः इसका प्रयोग कब किया जाता है, कोई गैर सरकारी जब विधेयक होता है तो उसके संबंध में ये देखने को मिल जाता है। और सरकारी विधेयक के संदर्भ में अगर इस शक्ति का प्रयोग तब संभव होता है जब विधेयक को पारित करने वाली सरकार विधेयक या राष्ट्रपति जी की अनुमति से पूर्व अगर कोई विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पास करा करके राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया और भेजने के बाद वो सरकार गिर जाती है। तो जब नई सरकार बनती है तो चूंकि पुरानी सरकार ने बिल पास करके भेजा था तो वो रिक्वेस्ट करती है कि इसको अपनी सहमति न दे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी ये एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करते हैं और उस पर अपनी सहमति नहीं देते हैं। यह पहली बार जो है 1954 में जो है पेप्सी विनियोग विधेयक के मामले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था इसका इस्तेमाल। एक और है हम लोग राष्ट्रपति जी से संबंधित क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल कौन सा संबंधित है इससे, 72। तो कितनी प्रकार क्षमादान की जो शक्ति है वो कितने प्रकार से कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, मृत्यु दंड, मार्शल लॉ। आर्टिकल जो है ना 42 के तहत ही है। और वो क्या करते हैं, उसको भी सर मंत्री चार तरह से करते हैं सर। हाँ बताइए वो कौन कौन से चार तरह। लघुकरण, हम्म, विलंबन, हम्म, और याद नहीं आ रहा है सर, परिहार, रिमिशन और विराम, परिवार। रेस्पाइट। हाँ वही है। क्या होता है लघुकरण में, क्या होता है, लघुकरण में सर सजा की जो ये अवधि है उसको, अवधि या को सजा कम की किया, जो सजा की सजा की अवधि जो को कम किया जाता है या उसके हाँ रूप में स्वरूप को बदला परिवर्तन जाता कर है। दिया जाता है। नहीं रूप में परिवर्तन नहीं कर किया जाता है, किया जाता है जैसे लघुकरण में मृत्युदंड से रूप सर, मृत्युदंड से माफ करके
अवधि अगर कम होगा तो रूप में परिवर्तन तो स्वाभाविक है मेरे हिसाब से। एक है रिमिशन, परिहार। परिहार में क्या होता है? परिहार में क्या होता है? इसमें सिर्फ अवधि में परिवर्तन किया जाता है। इसमें सजा की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे अगर 2 वर्ष की कठोर कारावास है तो उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास कर दिया जाएगा। तो ये किस में आएगा? रिमिशन में आएगा, परिहार में आएगा। और लघुकरण, कम्यूट, इसमें आता है कि सजा की अवधि के साथ साथ उसके नेचर, उसके प्रकृति में, सजा की जो दंड की जो प्रकृति है उसमें भी जो परिवर्तन किया जाता है, तो इसे लघुकरण। थोड़ा सा ये अलग लगता है कि लघुकरण में हम लोग सिंपल समझते हैं, अच्छा पीरियड को कम कर देना, नहीं, पीरियड के साथ साथ नेचर में भी, है ना, पनिशमेंट के नेचर में भी परिवर्तन करते हुए कम करना, तो कम्यूट या लघुकरण बोलते हैं। एक होता है प्रविलंबन, रिप्रीव्स। इसके तहत मृत्यु दंड को क्या किया जाता है? अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है इसमें, ताकि जो भी दोषी है वो क्षमादान या दंडादेश के स्वरूप में परिवर्तन के लिए क्या कर सके? क्षमा याचना वगैरह कर सके, अपना दोबारा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्या बोलते हैं, क्षमादान के लिए अपना आवेदन दे सके, अपना प्रस्ताव भेज दे राष्ट्रपति जी से, गुहार याचिका लगा दायर सके। कर। हेलो। एक होता है विराम, रेस्पाइट, है ना। रेस्पाइट थोड़ा सा ये विशेष प्रकृति की है कि इसमें विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम किया जाता है ना। किसी विशेष कारण से ही दंड की मात्रा में कम किया जाता है। जैसे गर्भवती महिला को अगर मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो उसको साधारण कारावास में परिवर्तित कर देना, ये विराम या रेस्पाइट की श्रेणी में आता है। और एक पार्डन्स होता है ना। पार्डन्स में क्या होता है? दंड की पूर्णतः मुक्ति, अर्थात ऐसा माना जाएगा कि उसने कोई दंड किया ही नहीं है। लेकिन ये सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। ये जो 4 प्रकार के हैं, प्रविलंबन, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण और विराम, इन्हीं चारों पे ज्यादातर इधर उधर घूमता है। और ये क्या होता है कि राष्ट्रपति जी अपनी स्वेच्छा से करते हैं या मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं? मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं, और प्लस वो बिल्कुल, सामने जाकर भी नहीं कर सकते, सिर्फ लिखित रूप में दे सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मंत्री परिषद की सलाह से ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उनकी न्यायिक शक्तियां हो, विधायी शक्तियां हो, कार्यकारी शक्तियां हो, वो मंत्री परिषद की सलाह पे करने के लिए बंधे हुए हैं। तो मंत्री परिषद की सलाह से बंधे होना ये उनकी मजबूरी है या हमारी शासन व्यवस्था ही ऐसी है? तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोगों की शासन जो व्यवस्था संसद, ही हाँ, ऐसी। हाँ, हम लोगों की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो उसी प्रकृति की है जिसमें क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन जो है 2 प्रकार से किया जाता है, एक औपचारिक प्रमुख और दूसरा वास्तविक प्रमुख। तो वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति जी हो गए, और प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख हो जाते हैं जो देश की जो चुनी हुई सरकार है, वो जिसमें प्रधानमंत्री जिसके मंत्री परिषद के अध्यक्ष या उसके प्रधान के रूप में होते हैं। तो ये राष्ट्रपति जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, हम लोगों ने डिस्कस किया है। और हम लोग कल से जो है जुडिशरी की तरफ मूव करेंगे। तो उसमें जुडिशरी में जैसे क्या हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, है ना, PIL वगैरह हो जाएगा, और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उनकी न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं, और थोड़ा सा जो है विधायिका और न्यायपालिका के बीच का संबंध भी हम लोग देखेंगे कि कैसे एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित करते हैं। तो कल थोड़ा सा न्यायपालिका को आप लोग पढ़ के आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मुझे भी बताने में थोड़ा मजा आएगा। अब आप लोगों का कुछ प्रश्न है तो पूछिए। या इसके बिना भी हम शासन को बढ़िया से मूव कर सकते हैं। और भी है प्रश्न, मतलब टेल इसका बस इतना ही है? जी जी, इतना ही है। देखिए,
हाँ हाँ जी। नो सर। आज का टॉपिक ही रुपेश सर, आज का टॉपिक ही यही रहा है कि राष्ट्रपति जी संविधान संरक्षक के रूप में कैसे सक्षम हैं। तो हमने उनकी जो शक्तियों की चर्चा की है वो यही है। लेकिन इनका प्रश्न को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि देखिए हमारे देश पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसका प्रभाव रहा है। 250 साल तक हम गुलाम रहे। तो वहाँ की जो लोकतांत्रिक पद्धति थी उसको हम लोग भूल नहीं पाए। वहां पे भी क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है जहाँ पे वास्तविक शक्तियां किन्हीं के पास, किसी जो चुनी हुई सरकार है उसके पास है, और जो औपचारिक प्रमुख के रूप में कौन है, वहां के राजा। तो हमने वहां के राजा को मॉडल को नहीं अपनाया। चूंकि हमारे देश को एक गणतंत्र के रूप में स्थापित करना था, तो राजा का बेटा राजा नहीं होगा तो कौन होगा। यहाँ राजा जैसे पद पे बैठने का अधिकार वो इस देश में रहने वाले किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान से ताल्लुक रखने वाले योग्य व्यक्तियों को होगा। तो अधिकार होगा तो उनकी योग्यता का निर्धारण होगा। तो राष्ट्रपति जी के चुने जाने की ये भी एक योग्यता है। तो इंग्लैंड के राजा के पद को, चूंकि राजा वंशानुगत होता है, हमें वंशानुगत मॉडल नहीं लेना था, इसीलिए हमने राष्ट्रपति जी को एक मॉडल के रूप में अपनाया और यहाँ पे वंशानुगत न बनाकर चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा देश के सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया गया कि कोई भी व्यक्ति उस पद पे बैठ सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको समाप्त कर देना प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अगर समस्या है तो समाधान ढूंढना जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति जी आपको लगता है रबर स्टाम्प है, तो हमें उनकी शक्तियों में बढ़ोतरी की जरूरत है। एक हमारे संविधान जो निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, अनुभव किया, तब जाकर के एक ऐसी व्यवस्था दी है। अगर वैसी व्यवस्था को अगर चला पाने में हम सक्षम नहीं है तो ये हमारी कमी है, न कि हमारे संविधान निर्माताओं की। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके द्वारा जो भी व्यवस्थाएं दी है उसमें उसको संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही संचालित किया जाना चाहिए। और राष्ट्रपति का पद एक महत्वपूर्ण पद है। ये हाँ आपके तो सर जवाब से बिल्कुल हम सर संतुष्ट हैं। लेकिन मतलब कई बार लगता है कि राष्ट्रपति पूरा विवश है या कठपुतली की तरह है। उनके बिना मतलब मंत्रिमंडल पर पूरा डिपेंडेंट है और उनसे जो मतलब उनको हाथ में कोई फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। चलिए हर फैसला इसी के पे लिए तो सर मंत्रिमंडल का आदेश जरूरी है, चाहे उसका अनुमोदन जरूरी है। तो इसलिए हमारे मन में ये सवाल आया है सर। बाकी दूसरा जैसे मुश्किल फिर तो मुश्किल हो जाएगा जी सर थोड़ा। सेवेंटी एट टू सर, 78 ही है सर। 78 टू और 78
78 3 में भी है सर। कोई भी मतलब कोई भी और जवाब देना अगर विषय अनिवार्य है इसमें सर। ओके ओके सर। अब सर मेरा डाउट तो क्लियर हो गया सर। सर मतलब लग रहा है किन्हीं के पास कोई प्रश्न नहीं है, हम लोग ऑफ करते हैं। लेकिन एक सजेशन रहेगा, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा देखते रहिए कि कौन कौन से पॉलिटिकल इश्यूज अभी चल रहे हैं। और हालांकि मैं भी फॉलो अप करता ही हूँ जो क्या चल रहे हैं, उन सभी चीज़ों पे पॉलिटी में भी क्लास होगी और करंट अफेयर्स जो पढ़ाएंगे जो सर, उस मस वहाँ भी टॉपिक रिपीट होगा। तो आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप होगा, और तब जा करके एक संतुलित जो है ना प्रश्नों का जो है संतुलित उत्तर आप लोग प्रस्तुत कर पाएंगे, उसको डिलीवर कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज की क्लास में। हाँ हाँ, बिल्कुल।